बहुत चतुर है यहाँ का। सावन भादो में मैं यहाँ रहता हूँ, उस समय कोई कदम नहीं उठाता। जब मैं यात्रा पर होता हूँ तभी इस प्रकार का कदम शासन तंत्र उठाता है, क्योंकि मैं तो पूरी में आऊँगा, छानबीन करूँगा, वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करूँगा, तब मुँह खोलूँगा। शासन तंत्र चतुराई का परिचय देता है। जब मैं बाहर होता हूँ तो इस प्रकार का विकास के नाम पे कदम उठाता है। किसी भी तरह मंदिर के बनावट पर भविष्य में भी वर्तमान में भी आघात न पहुँचे और मंदिर ढक न जाए। उसके चारों ओर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मंदिर दूर से दिखाई ना पड़े। चारी तरफ आप घूमने के लिए गए थे, अब क्या दिखा है? जो कॉरिडोर का काम चल रहा है सरकार के तरफ से, ये काम कैसे है? ऐसा है कि मैं तो कई महीने बाद पूरी आया हूँ और कार में बैठे बैठे ही हमने कहा कुछ नया निर्माण हो रहा है मंदिर के वो चारों ओर। कार में बैठे बैठे मैंने देखा, किसी से जानकारी नहीं ली। धार्मिक राजधानी है पुरी। किसी राजा ने पुरी पर शासन नहीं किया, यह उड़ीसा का इतिहास। शंकराचार्य का यह मठ है, ये भी इतिहास है। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उनके प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य महाभाग की यह गद्दी है। यह धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी है। शुक्र नीति नामक एक ग्रंथ है, शुक्र नीति। संस्कृत टीका भी है, हिंदी अनुवाद सहित चौखंबा वाराणसी से प्रकाशित है। पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ पुरी में भी वह सुलभ है। मंदिर के चारों ओर कैसा परिवेश होना चाहिए, सब वर्णन है शुक्र नीति में। आजकल के जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं उनको भी चाहिए कि मंदिर के बारे में वो जानकारी प्राप्त करें उस ग्रंथ का अध्ययन करके। यहाँ हवाई अड्डा बनने वाला था आसपास, मैंने मुँह खोला तो यहाँ के व्यक्तियों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि शंकराचार्य विकास पसंद नहीं करते। मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर मुँह खोला था। परिस्थिति है कि यहाँ के व्यक्तियों का स्तर तो इस योग्य हो कि हम जो बोलते हैं उसको सुन सकें, समझ सकें, उसकी दूरदर्शिता पर ध्यान दे सकें। मैंने कई साल पहले पूरी विकास के नाम पर कहाँ पहुँचा दी जाएगी ये अपना भाव व्यक्त किया था। तपस्थली होती है, उसको भोग की स्थली और पर्यटन का केंद्र बना देना शासन तंत्र का व्यामोह होता है। विकास को लेकर जो बात चल रही है, शिव मंदिर पर जो नवनिर्माण का कार्य चल रहा है उसका बुरा प्रभाव न पड़े, यही ना है आपका प्रश्न। तो जो प्रामाणिक आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, विशेषज्ञ हैं, किसी दल के पक्षधर न होकर सत्य के पक्षधर हैं, उन सबों से परामर्श लेकर, मार्गदर्शन लेकर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए था। यहाँ आने पर जो मुझे जानकारी अब तक प्राप्त हुई वह यह हुई कि आर्किटेक्ट जितने हैं उनका कहना है जो हो रहा है उससे मंदिर पर आघात अवश्य पड़ेगा, क्षतिग्रस्त मंदिर अवश्य होगा। अगर ऐसी बात है तो अनुचित काम हो रहा है। दूसरी बात है कि मंदिर के चारों ओर ऐसे भवन हो कि मंदिर की शोभा ही ढक जाए, वो भी उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा शुक्र नीति में देवस्थान के चारों ओर कैसा परिवेश वातावरण होना चाहिए, कितना रिक्त स्थान होना चाहिए, कहाँ बाग होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, विस्तार पूर्वक वर्णन। एक बार आप भी पढ़ लेना शुक्र नीति। उसको समझ करके ही आर्किटेक्ट इंजीनियर का भी काम है। देवस्थान को लेकर जो हमारे शास्त्रों में दिशा दी गई है उसका अध्ययन करके, अनुशीलन करके ही काम होना चाहिए।
और शासन तंत्र बहुत चतुर है यहाँ का। सावन भादमे में यहाँ रहता हूँ, उस समय कोई कदम नहीं उठाता। जब मैं यात्रा पर होता हूँ तभी इस प्रकार का कदम शासन तंत्र उठाता है, क्योंकि मैं तो पूरी में आऊँगा, छानबीन करूँगा, वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करूँगा, तब मुँह खोलूँगा। शासन तंत्र चतुराई का परिचय देता है। जब मैं बाहर होता हूँ तो इस प्रकार का विकास के नाम पे कदम उठाता है। किसी भी तरह मंदिर के बनावट पर भविष्य में भी वर्तमान में भी आघात न पहुँचे और मंदिर ढक न जाए। उसके चारों ओर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मंदिर दूर से दिखाई न पड़े।